हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पता लग जाएगा कि डेली बेसिस पर मैं टेस्ट के टॉपिक कहां पर प्रोवाइड कराता हूं और आपको टेस्ट ये जो है किस प्रकार से देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है इस टेस्ट को। अब गाइस, फटाक से समय ना वेस्ट करते हुए आपके टेस्ट को शुरू करते हैं। एंड होपफुली मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो टेस्ट के टॉपिक पूरे प्रिपेयर करके आ चुके होंगे। आज जो है वो मई मंथ के करंट अफेयर्स का टॉपिक था, और हालांकि पिछले संडे को भी हम लोगों ने मई मंथ के करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया हुआ था। बट क्या हुआ था कि उस समय मैं मई मंथ के काफी सारे एरियाज को कवर नहीं कर पाया था, तो इसलिए अगेन जो है वो इस बार फिर से मई मंथ के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसका ये टेस्ट है, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। फटाक से आप टेस्ट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाक से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पर करेक्ट पेयर चूज करना है। एक तरफ जो है वो एरियाज लिखे हुए हैं, यानी कि ये जगहें कुछ लिखी हुई है और ये जगह कहां पर आती हैं, तो वो स्टेट का नाम लिखा हुआ है या फिर कुछ ओशियन का नाम लिखा है, कुछ सी का नाम लिखा हुआ है। जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। चित्तागोंग हिल क्या मिजोरम में है? लुशाई हिल्स क्या सिक्किम के अंदर है? सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स क्या ये रेड सी में हम लोग को देखने को मिलती है? पर्ल हार्बर क्या ये अटलांटिक ओशन में है? नेत्रावली सेंचुरी क्या ये ओडिशा में है? ये सब चीजें मई मंथ के करंट अफेयर्स में आई हुई हैं, ये सभी लोकेशन। एंड ये तो इसमें तो आप एलिमिनेट करके भी आराम से, अगर किसी इंसान को एक दो चीजें भी पता होगी किसी स्टूडेंट को, तो वो आराम से दो तीन चीजें एलिमिनेट करके जो है वो इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकता है या कर सकती हैं। जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो गाइस, सिर्फ इसका करेक्ट आंसर वन ओनली है, बाकी सब जितने भी है गलत है। कैसे गलत है? तो चित्तागोंग हिल मिजोरम में आती है, बात बिल्कुल करेक्ट है। चित्तागोंग हिल जो है वो बांग्लादेश और मिजोरम में हम लोग को देखने को मिलती है। लोशाई हिल्स की बात करें तो ये मिजोरम में और त्रिपुरा का एक माउंटेन रेंज हम लोग को देखने को मिलता है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कैरेबियन सी में हम लोग को देखने को मिलती है। और पर्ल हार्बर की बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन में है और ना कि अटलांटिक ओशन में। नेत्रावली सेंचुरी की अगर बात करें तो ये गोवा के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, ना कि ओडिशा के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ये पूरे इसके जो थे वो इनकरेक्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन। फटाक से इसका आंसर बताइए। चकमाज और हजोंग्स क्या ये ईस्टर्न पाकिस्तान से बिलोंग करते थे? क्या वहां के ये निवासी थे, चकमाज और हजोंग? और क्या ये दोनों ही जो है वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं? जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है, बताओ जल्दी क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सिर्फ वन हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों बुद्धिज्म फॉलो नहीं करते हैं। हजोंग जो है वो हिंदू हम लोग को देखने को मिलते हैं और चकमाज जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये बांग्लादेश से जो है वो इंडिया में एंटर हुए थे और अभी हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कशन भी किया था मई मंथ के करंट अफेयर में। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाक से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया लीबिया और मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है वो कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है, यानी कि इन दोनों के साथ। ये जो कंट्री के नाम है उसमें ये कंट्री जो है वो लीबिया के साथ भी बाउंड्री शेयर करनी चाहिए उस कंट्री को, और मेडिटेरेनियन सी के साथ भी उस कंट्री को बाउंड्री शेयर करना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज जो है वो, ये दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी तो वही आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बताइए, लीबिया के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर इश्यूज वगैरह जो है वो चल रहे थे हफ्तार फोर्सेस के, याद आ रहा है? तो उसी से रिलेटेड जो है वो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है आपके सामने। फटाक से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस 1, 2 एंड 3, इजिप्ट, तुनिसिया और अल्जेरिया। ये तीनों ही कंट्री लीबिया के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, प्लस मेडिटेरेनियन सी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। और बाकी ये तीनों कंट्री जो है ये सिर्फ लीबिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। टोटल 6 कंट्रीज हैं जो कि लीबिया से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। पूरी की पूरी 6 की 6 हम लोग को देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इंडिया और चाइना ने क्या पहली बार हम लोग को, इंडिया और चाइना जो है वो टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स की लिस्ट में देखने को मिले हैं, यानी ये पूरे दुनिया भर में टॉप 3 में पहली बार क्या इंडिया और चाइना का नाम शामिल हुआ है मिलिट्री स्पेंडर की लिस्ट में, सैन्य खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे टॉप 3 पर। जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। और इंडिया जो इतना खर्चा करता है मिलिट्री के ऊपर, तो उसमें जो मेजर पोर्शन है वो सैलरी और पेंशन पर जाता है, तो क्या ये भी इसकी एक वजह है? जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यस, दोनों ही बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर हैं। इंडिया और चाइना ने पहली बार फीचर किया था, हम लोग को देखने को मिला था, पहली बार जो है ये इस लिस्ट में देखने को मिले थे। टॉप 3 की कैटेगरी के अंदर मिलिट्री स्पेंडर्स की कंट्रीज वाली के अंदर टॉप 3 में इंडिया और चाइना थे पहली बार। और सेकेंडली, इंडिया में ज्यादा जो स्पेंडिंग होती है मिलिट्री की वो सैलरी और पेंशन के थ्रू भी हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी एक इसका मेजर रीजन था। इसका आंसर बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है।
कावासाकी डिजीज के बारे में बात हो रही है। कावासाकी डिजीज एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, एक सूजन पैदा करती है डिजीज, कहां पर? ब्लड वेसल के ऊपर। और ये डिजीज क्या 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में होती है? जल्दी से बताइए। इसके अलावा क्या ये लंग्स को इफेक्ट करती है और किडनी को इफेक्ट करती है क्या ये डिजीज? तो देखो गाइस, लंग्स और किडनी को तो ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि यहीं से आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में ही चीजें मिल गई है कि ये ब्लड वेसल में सूजन पैदा करती है। ब्लड वेसल में सूजन पैदा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हार्ट को जो है वो इफेक्ट करेगी, हार्ट को, दिल को इफेक्ट करेगी। और ये बिल्कुल सही है पहला वाला स्टेटमेंट कि ये 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में ये कावासाकी डिजीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 होगा। 2 क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, तो इनकरेक्ट जो है वो सेकंड वाला है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 2 हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। राइट, अब आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन, फटाक से इसका आंसर लिखकर बताइए। यूएसए ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया था, तो क्या रीजन था यूएसए का इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखने का? जल्दी से बताइए, क्या रीजन था इंडिया को यूएसए की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में यूएसए ने जो रखा है उसका? तो गाइज उसका रीजन ये है कि इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो प्रोटेक्शन है वो पर्याप्त नहीं है, लैक करता है इंडिया आईपी प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था। राइट, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो मेकोंग नदी जो है गाइज वो कौन से देशों से होती हुई गुजरती है? तो इसका आंसर बताइए फटाक से। मेकोंग नदी कौन से देशों से होती हुई गुजरती है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8 इसका आंसर है, क्योंकि मेकोंग नदी ना इंडिया में ना बांग्लादेश में हम लोग को देखने को मिलती है, चाइना से होती है, फिर ये म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम से होते हुए जो है वो समुद्र में जो है वो जाकर मिल जाती है, ओशियन में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज 3 4 5 6 7 8। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, करेक्ट पेयर आपको चूज करना है। हे मार्केट मास केयर किससे रिलेटेड है? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा कमिटी किससे रिलेटेड है? यहां पर ये लिखा हुआ है। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड है क्या? कोविल पट्टाई कडलाई मिठाई जो है, ये मिठाई जो है क्या ये केरला की हम लोग को देखने को मिल रही है? क्या है केरला के अंदर इस मिठाई को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? किसान सभा एप्लीकेशन क्या किसान की मीटिंग के लिए बनाई गई है? मीटिंग यानी कि बैठक के लिए। विंडहॉक डिक्लेरेशन जो है क्या ये प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है, प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है? जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो हे मार्केट के बारे में तो मैंने आप लोग को काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ था, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि हे मार्केट के अंदर 8 घंटे जो है वो डिक्लेयर किए गए थे कि ये लीगल टाइम होगा वर्कर्स का। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल विस्टा कमेटी, ये बिल्कुल सही है, ये कमेटी बनाई गई थी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को तैयार करने के लिए, ये सेंट्रल विस्टा कमेटी हम लोग को देखने को मिली थी। तो 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है हमारे, तो 1 2 सभी में ही है। इसके अलावा तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये केरला के अंदर नहीं, तमिलनाडु के अंदर इस मिठाई को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। और किसान सभा एप्लीकेशन जो है ये किसानों की मीटिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं थी, ये एप्लीकेशन किसके लिए थी कि किसान के जितने भी प्रोड्यूस वगैरह जो है वो फाइनल जो है वो लोगों तक, कंज्यूमर्स तक जो है वो पहुंच जाए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई से रिलेटेड ये एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिली थी। तो तीसरा चौथा गलत है। विंडहॉक डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल सही है, प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है। तो 1 2 एंड 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ये 1 2 एंड 5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी चीज मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। नॉन अलाइन मूवमेंट पहली बार अभी जब से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन हुआ है, मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के, तब से लेकर पहली बार नॉन अलाइन मूवमेंट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मीटिंग करी थी पहली बार। तो नाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। देखो गाइज, ये एक फोरम है जहां पर 120 से ज्यादा 100 डेवलपिंग नेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, 120 डेवलपिंग कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। और ये फॉर्मली अलाइंड नहीं है या फिर किसी के साथ नहीं है, यानी कि किसी मेंबर के साथ नहीं है, किसी सुपर पावर के साथ नहीं है, या फिर किसी सुपर पावर के अगेंस्ट भी नहीं है। तो ये आप लोग को पता ही है कि वो कोल्ड वॉर एरा के समय पे बनाई गई थी, यूएसए और यूएसएसआर के समय पे। तो हम लोगों ने चूज किया था कि हम जो है वो ना यूएसए का सपोर्ट करेंगे ना हम यूएसएसआर का सपोर्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को पता ही है, सिंपल सी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा ये सबसे बड़ी ग्रुपिंग है जो कि क्या यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है। तो यहाँ यहीं पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के अंडर आती ही नहीं है। तीसरे की बात करें, इसका सेक्रेटेरिएट क्या न्यू दिल्ली के अंदर है? इसका सेक्रेटेरिएट है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो 2 और 3 जो है वो गलत होंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 और 3, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखिए यहां पर आपको बेसिकली सन से धरती की तरफ, सूर्य से धरती की तरफ जो चीजें आती हैं,
तो उसके ऑर्डर में आपको इन चारों चीजों को जो है वो मेंशन करना है। सूर्य से आएगी क्या? सोलार विंड, राइट। ये वाली बात तो आपको पता ही है, तो इसलिए सभी में मैंने वन लिखा हुआ है, तो आपको एक चीज बता दी मैंने। इसके अलावा बताइए मैग्नेटोपॉज, प्लाज्मा स्फीयर और बो शॉक, ये तीन को अरेंज करके बताइए, क्योंकि फर्स्ट तो बिल्कुल है ही, क्योंकि वो सभी में है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो क्योंकि सन से जो है वो सोलार विंड निकलती है, बात आप जानते ही हो। उसके बाद क्या चीज आती है? क्या मैग्नेटोपॉज आता है, क्या प्लाज्मा स्फीयर आता है, क्या बोशॉक आता है? तो देखो गाइस, एक चीज तो आप लोग को पक्का पता है कि धरती के बिल्कुल नजदीक, मैंने आपको पढ़ाया भी था, प्लाज्मा स्फीयर होता है। तो 1 के बाद होगा 3, और 1 के बाद जो है वो 3 तो है ही नहीं, तो मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? नहीं बो शॉक उससे पहले आता है, बो शॉक। ठीक है, अब ये धरती के पास नजदीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर सूर्य से धरती की तरफ वाली सिनेरियो की बात हो रही है, राइट। बट धरती के पास है, तो धरती के पास यानी कि धरती की तरफ से यहां पे जाएगा, तो सबसे एक एक्सट्रीम में सोलार विंड आएगा, दूसरे एक्सट्रीम में जो आएगा वो प्लाज्मा स्फीयर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो 1 जो है वो सबसे स्टार्टिंग में आएगा, थर्ड वाला जो है वो सबसे एंड में आएगा, और 1 और 3 कहां पर है? यहां पर हमने देखा 1 और 3 है, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें इस प्रकार की चीजें भी आप जो है वो देख सकते हो। इसके अलावा मैग्नेटोपॉज जो होता है वो मैग्नेटोस्फीयर के एंड को हम लोग मैग्नेटोपॉज बोलते हैं, और फिर जैसे ही ये जब एंटर करती है सोलार विंड, तो वो वाली जो जगह होती है वो बो शॉक हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, बट इसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिल ही जाता। ठीक है, चलो एनीवेज, अब हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 4 2 3 था। अब आज जो है वो मैंने आपसे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, 10 से ज्यादा, क्योंकि डिमांड कर रहे थे टॉपिक्स। और अब यहां पर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड है। तो क्या अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है? और क्या अफ्रीकन स्वाइन फीवर ह्यूमंस को नहीं हो सकता? क्या इसके डेथ रेट जो है, क्या इसकी अफ्रीकन स्वाइन फीवर की मृत्यु दर जो है वो क्या 100% के आसपास है? यानी कि अगर 10 सुअरों को अगर ये बीमारी हो जाती है, 10 पिग्स को ये बीमारी हो जाती है, तो क्या 10 में से 10 पिग जो है वो उनकी मृत्यु हो सकती है क्या? इतना खतरनाक इसका रेट हम लोग को क्या देखने को मिलता है स्वाइन फीवर का, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का? तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो 1 2 एंड 3 ये तीनों ही इसके आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो टॉपिक था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो कौन से टेरिटरी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? जल्दी से बताइए। चाइना, कश्मीर, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ये चारों, 1 2 3 4 जो है वो इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सभी के साथ गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ये इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एंड क्लाइंबिंग फेडरेशन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो UIAA ने गाइस क्या 8,000ers को रिकॉग्नाइज किया है कि 8 माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ज्यादा की है, अबव सी लेवल। तो क्या ये UIAA के द्वारा कहा गया है कि इन्होंने 8,000ers को, क्या 8 माउंटेन्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 8,000 मीटर से, क्या ये बताया हुआ है? इसके अलावा नागा पर्वत की अगर हम लोग बात करें और कंचनजंगा की बात करें, तो क्या ये एक्सट्रीम वेस्ट और एक्सट्रीम ईस्ट में हम लोग को देखने को मिलते हैं 8,000ers के अंदर? और सभी के सभी जो 8,000ers हैं, क्या ये हिमालय और काराकोरम माउंटेन रेंजेस जो कि एशिया के अंदर है वहां पर लोकेटेड है? जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 2 एंड 3 ओनली, क्योंकि 1 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। द रीजन बीइंग इज क्योंकि ये जो 8 माउंटेन्स नहीं है, ये 14 माउंटेन्स है टोटल। 8,000ers का मतलब है कि ये 14 माउंटेन्स की लिस्ट, जहां पर 8,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई के ये माउंटेन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ये टोटल 14 माउंटेन्स है। और अभी इस टॉपिक को जब हमने डिस्कस किया था तब विचार चल रहा था कि इसमें और भी माउंटेन्स को ऐड किया जाए, राइट। तो ये था 8,000ers की लिस्ट के अंदर ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। तो ये था गाइस 14 माउंटेन्स है, 8 माउंटेन नहीं है, और इसका जो ये वाला जो दोनों जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अब आपको एक पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना है। ये किनकी बात हो रही है? जिनको ये पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और इनकी जो लिटरेचर थी गीतांजलि के लिए इनको। तो अब दो यहाँ पर चीजें हैं, दोनों में से किसी एक चीज भी अगर आपको पता होगी किसकी है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। गीतांजलि जो साहित्य जो हम लोग को देखने को मिलती है, लिटरेचर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो किसका है? दूसरी बात, पहला नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले, प्राप्त करने वाले कौन पर्सनालिटी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये रविंद्रनाथ टैगोर हम लोग को देखने को मिला है। 15th क्वेश्चन आपके सामने आया है, वेसक दिवस की बात हो रही है। क्या वेसक दिवस जब जो मनाया जाता है, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया है वेसक दिवस,
तो वैसक दिवस क्या बुद्धिज्म ने जो ह्यूमैनिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन किए हैं उसको क्या एक्नॉलेज करने के लिए, उसको क्या स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। वेसक दिवस। और क्या इस दिन मान्यता ऐसी है कि बुद्धा का बर्थ हुआ था, और क्या इस दिन मान्यता ऐसी है कि बुद्धा की मृत्यु हुई थी, या फिर बुद्धा जो है उन्होंने एनलाइटनमेंट यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त किया था? जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर, ये चारों ही बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर हैं, पूरे के पूरे जो है वो इसके करेक्ट आंसर हैं। 1 2 3 4 वेसक दिवस इन सभी चीजों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है गाइस, तो इसमें सन टेम्पल जो कोणार्क के अंदर है, क्या इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है या फिर काला शिवालय कहा जाता है? जगन्नाथ टेम्पल जो है गाइस जो पुरी के अंदर है, क्या इसको व्हाइट पगोड़ा या फिर सफेद शिवालय कहा जाता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पढ़ाया भी था, ये दोनों चीज मैंने आप लोग को पढ़ाई हुई है ऑलरेडी। गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है, ये दोनों ही जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है सर्जिंग ग्लेशियर के बारे में। सर्जिंग ग्लेशियर क्या एक ऐसा मिशन था जो कि ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था? सर्जिंग ग्लेशियर मिशन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और 40% जो एरिया है ग्लेशिएटेड एरिया, तो ये काराकोरम रेंज का, तो क्या ये 40% एरिया सर्जिंग ग्लेशियर की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलता है? जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस सर्जिंग ग्लेशियर जो है ये बेसिकली एक टर्म है और ना कि कोई मिशन, तो ये पहला तो बिल्कुल गलत होगा। जब ग्लेशियर जो होते हैं गाइस ये अपनी नॉर्मल, जैसे कि ग्लेशियर जब मूव करते हैं, मेल्ट होके जब ये मूव करते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं, तो जब कोई ग्लेशियर अपनी नॉर्मल स्पीड से 100 गुना से ज्यादा की स्पीड से अगर मूव करता है, तो ये वाली जो जो इवेंट होता है ये सर्जिंग ग्लेशियर का होता है, और बहुत ही कम समय का ये इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सर्जिंग ग्लेशियर की कैटेगरी हम लोग को देखने को मिलती है। ये कोई मिशन नहीं है, ये एक टर्म है सर्जिंग ग्लेशियर। और काराकोरम रेंज जो है गाइस वहां पर 40% से ज्यादा जो ग्लेशिएटेड एरिया जो है वो सर्जिंग ग्लेशियर की कैटेगरी का हम लोग को देखने को मिलता है। तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 1 हम लोग को देखने को मिल रहा है, और सॉरी सेकंड जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, गोपाल कृष्ण गोखले जी की यहां पर बात हो रही है। तो क्या ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1905 में? बनारस सेशन क्या 1905 में हुआ था? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसके अलावा गोखले जी ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 का था, क्या उसको अपोज किया था? तो बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताओ। तो देखो गाइस फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि गोखले जी ने एक की रोल, एक मेजर रोल प्ले किया था इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को फ्रेम करने के लिए। तो ये तो अपोज कर ही नहीं रहे थे, इनका जो रोल था वो फ्रेम करने का था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को भी पता होनी चाहिए थोड़ी सी। और ये तीसरा जो था वो इनकरेक्ट था, इसका जो करेक्ट आंसर 1 और 2 हम लोग को देखने को मिला है। अब देखिए अगेन एक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, फिर से नॉर्थ से साउथ में आपको ये एरियाज को अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है, फिर सबसे आखिरी में कौन सा है? तो ये वाला जो टॉपिक जो चल रहा था, तो ये नेपाल को लेकर चल रहा था। नेपाल ने जो मैप रिलीज किया था उसको लेकर याद आ रहा है, काला पानी, लिपू लेक, दारचुला, दोलमा पास। जल्दी बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज देखो सबसे ऊपर हम लोग को दोलमा पास नॉर्थ में देखने को मिलता है, राइट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें नॉर्थ से थोड़ा नीचे आए तो लिपू लेक हम लोग को देखने को मिलता है। तो 4-2 हो गया, इनमें 4-2 कहां पर है, एक ही जगह है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 4-2-1-3 होगा। और फिर उसके नीचे जो आता है वो काला पानी आता है, फिर उसके नीचे हम लोग को दारचुला देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इज 4-2-1-3, 4-2-1-3 इज द करेक्ट आंसर। एंड गाइज मैंने देखा था कि बच्चे जो है वो कमेंट्स पे लिखते हैं कि सर आप काफी जल्दी बताए थे तो हम लोग टाइम पर आंसर नहीं दे सकते। तो देखिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा रूल्स कि आपको टेस्ट कैसे देना है, तो आप जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर देने की कोशिश करो। इसमें ऐसा नहीं करना है आपको हड़बड़ी। कुछ कुछ लोगों को थोड़ा लेट भी समझ में आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके करो, क्योंकि अभी ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है। मेनली आपको टारगेट करना है रिकॉल करने पे, क्योंकि अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे टाइम पर, भले आप एक क्वेश्चन में 2 मिनट ले लो, बट आप रिकॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिकॉल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिकॉल करने की हैबिट मैं आप लोग की यहाँ पर डेवलप करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आप वीडियो को पॉज करो, अपने हिसाब से सोचो, याद करो, और उसके बाद फिर आंसर आपका देखो, बट कहीं से चीटिंग मत करना, बस ये चीज है। बाकी फिर आप पॉज करके कर लो, राइट। कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल लाइव में आपको ये पूरा आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पॉज कर करके भी दोगे कोई भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। गांधी पीस प्राइज की बात करनी है, ये बात हो रही है यहाँ पर एग्जाम इसमें टेस्ट में, इस क्वेश्चन के अंदर। तो गांधी पीस प्राइज जो है वो इंडिविजुअल को जो दिया जाता है उनके किस
चीज के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको दिया जाता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल। गांधी पीस प्राइज। अब लॉजिक थोड़ा सा लगाना, इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो देखो गाइस, कल्चरल को छोड़ के 1 2 3 हम लोग को देखने को मिल रहा है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। इन तीनों में कंट्रीब्यूशन के लिए इंडिविजुअल को गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है गाइस, तो इसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का ये क्वेश्चन है। तो क्या ये एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है जो कि एनवायरमेंटल केसेस को हैंडल करता है? आर्टिकल 21 क्या अश्योर करता है राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट? जल्दी बताओ। इंडिया जो है, क्या ये पहली कंट्री बन गई है पूरी दुनिया भर में जिसने ये एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल को सेटअप किया है, इस प्रकार के स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल को? इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसकी क्या बैठक हम लोग को 4 जगहों पर देखने को मिलती है। इसके अलावा इस ट्राइब्यूनल के पास सभी क्रिमिनल केसेस के यानी कि के अधिकार हम लोग को देखने को मिलते हैं उसी क्षेत्र के, यानी कि सभी क्रिमिनल केसेस से ये डील कर सकती है ये कोर्ट, ये ट्राइब्यूनल। बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो गाइज, ये एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ जो है वो डील करती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे की बात करें, आर्टिकल 21 राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और इंडिया जो है वो पहली कंट्री नहीं, इंडिया तीसरी कंट्री है। इंडिया इज द थर्ड कंट्री आफ्टर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री है जिसके पास इस प्रकार की कोर्ट है, इस प्रकार का ट्राइब्यूनल है। और एनजीटी की 5 प्लेसेस हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जो इसके पास जो पावर होती है गाइज, वो सिविल मैटर की हम लोग को देखने को मिलती है, ना कि क्रिमिनल मैटर की। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो 2 3 4 एंड 5 जो है वो गलत है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1 एंड 2 ओनली। गॉट इट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर ध्यान दीजिएगा, साउथ से नॉर्थ के ऑर्डर में आप लोग को करेक्ट सीक्वेंस में जो है वो आप लोग को लगाना है। साउथ से नॉर्थ, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक। ये वाला क्वेश्चन हालांकि पहले भी यूपीएससी एक बार दे चुकी है इस एरिया से रिलेटेड इसी प्रकार का कुछ। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो आपको गाजा स्ट्रिप नजर आएगी, सबसे ऊपर आप देखोगे तो आपको गोलन हाइट नजर आएगी, वेस्ट बैंक बीच में है। तो इसको आपको साउथ टू नॉर्थ में लगाना था। तो 1 3 और 2, 1 3 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे नीचे गाजा स्ट्रिप है, सबसे ऊपर गोलन हाइट है और बीच में जो है वो वेस्ट बैंक हम लोग को देखने को मिलता है। तो 1 3 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। एंड गाइस, सिर्फ 22 ही क्वेश्चन थे आज के दिन, और 22 में से आपने कितने सही किए हैं आपका स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं इसी प्रकार से रेगुलरली मैं आप लोग को ये टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराता रहूं, तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा और आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में इस टेस्ट सीरीज को शेयर कर दीजिए। और कल जो है वो मैं आप लोग को जो टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगा वो मैं आपको कल कोशिश करूंगा सुबह 8 से लेकर 10 या 11 बजे तक जो है वो टॉपिक्स दे दूं। और टॉपिक्स आपको कहां पर मिलेंगे, तो गाइस देखो, मैं स्टार्टिंग में ही अगर आप स्लाइड्स को ढंग से पढ़ेंगे अच्छे से, स्टार्टिंग में जो स्लाइड्स आती हैं तो उसमें हर एक चीज डिटेल में मेंशन है कि आपको डेली जो ये टेस्ट होता है उसके जो डेली टॉपिक्स जो होते हैं वो मैं कहां पर प्रोवाइड कराता हूं। इस टेस्ट सीरीज का मेन मकसद ये है कि आप लोग टॉपिक्स जो है वो तैयार करके आए, पढ़ के आए और उसके बाद टेस्ट दें, राइट। जिससे कि फायदा क्या होगा आप लोगों का कि आपके सिलेबस भी जो है टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है वो कंप्लीट होता भी चलेगा और आप अपने आप को इवैल्यूएट भी करते चलोगे, क्योंकि आज की डेट में काफी सारे नए बच्चे देख रहे हैं इस सीरीज को और फिर उनके जो डाउट्स आते हैं, तो इसलिए मैं ये वाली चीज रिपीट कर रहा हूं। बट आप टेलीग्राम के हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ओनली करंट अफेयर नाम का एक चैनल है, ओनली करंट अफेयर। डिस्क्रिप्शन पे आप देखेंगे तो इस चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं पूरे डेली टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, या फिर अगर कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है टेस्ट वगैरह से रिलेटेड, जैसे कि कुछ पीडीएफ हो गई या फिर कुछ चीज़ें जो कि मुझे आप लोग को बतानी होती है, तो वो पूरी चीज़ मैं वहाँ पर आपके लिए कन्वे कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर ये वाला जो टेस्ट सीरीज है अगर आप किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो जैसे कि फेसबुक वगैरह पे, तो आप वहां पर भी मुझसे इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारा फेसबुक पे भी एक पेज है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम का, इस पेज को भी जाकर आप लाइक कीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं इस साल, तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि शुरू हो गया है आज से ही, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर आप लोग को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, क्योंकि हर एक चीज जो है वो हम लोग यहाँ पर डिटेल में आप लोग की कवर कराएंगे और हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो हर टाइम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। आपके डाउट्स वगैरह को आधी रात में भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो विद इन फ्यू मिनट्स आप लोग को रिप्लाई जो है वो हमारे एजुकेटर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारी टीम जो है वो पूरी आप लोग के लिए तत्पर रहेगी 100 डेज के क्रैश कोर्स के अंदर, और हर एक चीज आपकी कवर कराई जाएगी, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप
व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और कल की तैयारी अच्छे से करके आइएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।